नमस्कार, द राजनीति का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का ये बिग बुलेटिन मेरे यानी यासूब रजा के साथ तमाम बड़ी खबरों के ऊपर रुख करते हैं। जब पूरी दुनिया अमेरिकी टैरिफ की मार से परेशान है, पूरी दुनिया में हाहाकार है, ऐसे में म्यांमार की सैन्य शासक मिनोंग हाइंग इसे सम्मान बताकर खुशियां मना रहे हैं। और वहीं ट्रंप की ओर से मिले एक औपचारिक लेटर को म्यांमार की तानाशाही सरकार ने ऐसे पेश किया जैसे उन्हें वैश्विक मान्यता मिल गई हो। दरअसल अमेरिका ने म्यांमार के उत्पादों पर 40% का नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और जो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ये वही म्यांमार है जिसे अमेरिका और यूरोप अब तक आधिकारिक सरकार नहीं मानते हैं और जिस पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन जनरल हाइंग और इस टैरिफ में नुकसान नहीं है, ये एक अवसर के तौर पर इसे ये देश देखता हुआ नजर आ रहा है। उधर क्या जरदारी को हटाकर मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के राष्ट्रपति? पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटाने की अटकलें तेज हो गई हैं और इन अटकलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शनिवार को बड़ा उन्होंने बयान दिया है। उनका बयान बड़ा सामने आया है। शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पद से छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के राष्ट्रपति बनने की योजना की अटकलों को पूरे सिले से खारिज कर दिया है और प्रधानमंत्री ने इन दावों को मात्र अफवाहें और निराधार अटकलें करार दिया है। प्रधानमंत्री शरीफ ने साफ तौर पर कहा कि उनकी राष्ट्रपति जरदारी और सेना प्रमुख मुनीर के बीच अच्छी बातचीत है, लेकिन महज पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान में मजबूती को लेकर अस्थिर सिचुएशन बनाने को लेकर तमाम तैयारी, तमाम कोशिशें, लेकिन फिलहाल सेना प्रमुख और राष्ट्रपति के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं। इसका साफ तौर पर सिरे से खारिज करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नजर आए। और उधर बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी के साथ ही देश में कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व को लेकर व्यापक चर्चा भी फिलहाल शुरू हो गई है। और ऐसे समय में यह सवाल उठने लगा है कि क्या वर्तमान मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को विदाई का समय उनके आ गया है। बहरहाल सूत्रों का कहना है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से यूनुस को हटाने या किसी अन्य को नियुक्त करने की घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल बांग्लादेश में चुनावों के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को सरकार में नहीं रहने दिया जाता था और नहीं दिया जाता भी है, और ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे और इस उद्देश्य से एक कार्यवाहक सरकार गठित की जाती है जो चुनाव प्रक्रिया की उसे निगरानी उसके ऊपर करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस परंपरा का पालन नहीं किया जा रहा है। खासकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल के दौरान इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शेख हसीना के नेतृत्व में ही चुनाव हुए और चुनाव प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद सत्तारूढ़ अवामी लीग सरकार में बनी रही और जिसमें निष्पक्ष पर और साफ तौर पर निष्पक्षता पर भी सवाल उठे और विपक्षी पार्टियों ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। अब जबकि कार्यवाहक सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगले वर्ष के भीतर आम चुनाव कराए जाएंगे, एक बार फिर उस पर ध्यान केंद्रित हो गया है कि मुख्य सलाहकार कौन होगा जो पूरे चुनावी दौरे की जिम्मेदारी संभालेगा। राजनीतिक हलकों में फिलहाल ये एक बड़ा मुद्दा चर्चा का बना हुआ है। खासकर विपक्षी दलों में यह मुद्दा फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर जेलेंस्की का ट्रंप को मिला साथ तो भड़के पुतिन, यूक्रेन पर दाग दी सैकड़ों ड्रोन मिसाइलें। तो आपको बताएं 3 साल से जारी यूक्रेन रूस जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। शनिवार को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हवाई हमला किया। ये इस महीने का चौथा बड़ा हमला था और जिसमें करीब 600 ड्रोन और 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। खासतौर पर पश्चिमी यूक्रेन के शहर को निशाना बनाया गया जो अब तक युद्ध से अपेक्षाकृत था और साफ तौर पर सुरक्षित माने जाते थे ये शहर। लेकिन रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए, रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में इस हमले में 2 लोगों की मौत की भी खबर है और 26 साल की महिला और एक 43 साल का पुरुष इसमें शामिल है। और साफ तौर पर इलाका रोमानिया के सीमा से सटा हुआ है, महज ये 40 किलोमीटर दूर है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने की बात कही और एक बार फिर से ये हमला यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यशैली पर, उनकी नीति पर, उनकी नीयत, उनकी मंशा पर भी सवाल
उठाता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। जहां ट्रंप विश्व में शांति की बात करते थे, वहां उनकी भूमिका के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर उत्तर कोरिया को लेकर गुस्से में दिखाई दे रहा है रूस। अमेरिका से बोला गुटबाजी से बाज आओ। खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं। उत्तर कोरिया में अपने दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री संगेई लावरोव ने अमेरिका, इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी कि कोई ऐसा गठबंधन ना बनाए जो उत्तर कोरिया या रूस के खिलाफ हो। रूस का कहना है कि इन तीनों देशों की बढ़ती सैन्य साझेदारी एक खतरनाक प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकती है, जिससे उत्तर कोरिया और रूस दोनों को घेरा जा रहा है। हाल ही में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने मिलकर कोरियाई, इसके अलावा अगर बातचीत कर रहे हैं तो जंग का एक अभ्यास भी इन लोगों ने किया था, जिसमें अमेरिका के परमाणु हथियार उससे लैस बम वर्षक शामिल थे। रूस और उत्तर कोरिया को लग रहा है कि ये दोनों देश मिलकर एक नया सिक्योरिटी क्लब बना रहे हैं, जिसका साफ तौर पर निशाना वही होंगे, इसलिए इसका विरोध करते हुए भी ये नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। और उधर ईरान इजराइल जंग तो खत्म हो गई है, लेकिन असली तैयारी अब इस देश में शुरू हो गई है। क्या है पूरी खबर आपको बता रहा है। ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ 12 दिनों की जंग चली थी, और लेकिन उसका असर हजारों किलोमीटर दूर यानी ताइवान तक दिख रहा है, और अब वो असर दिखाई दे रहा है। इजराइल की रणनीति, अमेरिका का साथ और ईरान की जवाबी कार्रवाई, इन सबको ताइवान ने बड़े ध्यान से देखा और समझा, और अब बड़ी ताइवान चीन से निपटने के लिए हर मोर्चे पर खुद को तैयार कर रहा है। और इसका एक उदाहरण तो ताइवान के एक तबके और साफ तौर पर एक सैन्य अभ्यास तक भी हो चुका दिखाई दिया, जो इस हफ्ते से शुरू हो चुका है, और इसमें 22,000 रिजर्व सैनिक शामिल हैं। साइबर अटैक, मिसाइल हमले और ज़मीनी लड़ाई, हर स्थिति को ध्यान में रखकर अभ्यास ये हो रहा है। इसका मकसद है चीन जैसे बड़े और ताकतवर दुश्मन से निपटने की तैयारी। उधर इजराइल से सीज़फायर के बाद ईरान में अफगानियों पर मार पड़ी नजर आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच हालिया संघर्ष खत्म होने के कुछ ही दिन बाद ईरान में अफगान नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। महज 16 दिनों में 5 लाख से ज़्यादा अफगानों को ईरान से बाहर निकाल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक ये दशक के सबसे बड़े जबरन विस्थापन में से एक माना जा रहा है। रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून से 9 जुलाई के बीच 5,08,000 से ज़्यादा अफगान के नागरिकों ने ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पार किया है, और एक दिन में 51,000 लोगों को बाहर किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ईरान ने बीते रविवार तक का अल्टीमेटम दिया था कि बिना कागजों वाले सभी अफगान नागरिकों की अगर बातचीत की जाए तो वो देश छोड़ दें। ईरान लंबे समय से ये संकेत देता रहा है कि देश में रह रहे अवैध अफगान प्रवासियों को निकालना वो चाहता है, और इन अफगानों में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है जो बेहद कम वेतन में ईरान के शहरों में मजदूरी करते हैं। तेहरान, मशहद, इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो इस्फहान जैसे शहरों में मजदूर निर्माण, सफाई और खेतों में काम किया करते हैं। लेकिन इजराइल के साथ 12 दिनों की जंग खत्म होते ही अफगान पर कार्रवाई अचानक तेज हो गई है। ईरान का 60 दिन का ये अल्टीमेटम फिलहाल दिया हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। उधर ईरान का 60 दिन का अल्टीमेटम, यानी अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के ऊपर नजरें की है, ईरान को साफ तौर पर चेताने की कोशिश की है। इजराइल और ईरान के बीच अभी तक सब कुछ सामान्य नहीं है। अमेरिका से लौटे नेतन्याहू की नई धमकी तो कम से कम यही इशारा कर रही है कि नेतन्याहू ने खामनेई को अगले 2 महीने में अमेरिका से डील करके अल्टीमेटम दे दिया है, और इस चेतावनी के साथ साथ अगर डील नहीं हुई तो इजराइल और अमेरिका ईरान को साफ तौर पर ईरान का वो हश्र करने की कोशिश करेंगे, जिसकी कल्पना नहीं की जाती है। लेकिन एक बार फिर ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनेई ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, वापस पलटवार कर दिया कि हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। अगर शांति की बात होती है तो शांति की बात हम भी करेंगे, हमले होंगे, हमले का जवाब दिया जाएगा। यानी लगातार मिडिल ईस्ट पूरी तरह से धधकता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब शांति कैसे स्थापित होगी पूरी तरह से ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसके ऊपर लगा है प्रश्न चिन्ह। और वहीं उधर काबुल में तबाही का एक ट्रेलर नजर आया है। कभी अफगानिस्तान की रूह कहे जाने वाला
काबुल आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है और वहीं हिंदुकुश की पहाड़ियों के बीच बसे इस ऐतिहासिक शहर की पहचान सिर्फ अफगानिस्तान की राजधानी के तौर पर नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में हो रही है। लेकिन अब यही काबुल दुनिया का पहला ऐसा बड़ा शहर बनने के कगार पर है जहां 2030 तक पानी पूरी तरह से खत्म हो सकता है। और वहीं नॉन प्रॉफिट मर्सी कॉर्प्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट ने चेतावनी दे दी है और एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक दशक में काबुल के भूजल स्तर में 25 से 30 मीटर तक गिरावट दर्ज की गई है और हर साल जितना पानी जमीन से निकाला भी जा रहा है उसमें 4.4 करोड़ क्यूबिक मीटर ज़्यादा निकासी हो रही है, यानी जलस्तर की प्राकृतिक भरपाई से कहीं ज़्यादा तेजी से पानी का दोहन हो रहा है और आने वाला समय संकट से भरा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सॉल्यूशन के लिए लगातार काम, लेकिन क्या है इसका वाकई समाधान, ये है सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमारे बिग बुलेटिन में तो नहीं, तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द राजनीति। नमस्कार।